Hello students, I hope all of you are fine in this lockdown period and मैथ्स को पढ़ रहे हो, आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे कि अब तक हम लोगों ने एक चैप्टर मैट्रिसेस का कर चुके हैं, ठीक है जी। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है दैट इज डिटर्मिनेंट्स, और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स की जो इंट्रोडक्शन है वो की थी, और आज हमारा है सेकेंड लेक्चर ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड इन दिस लेक्चर टुडे वी विल फर्स्टली डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आज जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमने डिटर्मिनेंट का यूज करके जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। अब सबसे पहले जो ट्रायंगल होता है उसके हमें 3 वर्टिसेस होते हैं उसके। अगर वो 3 वर्टिसेस हमारे पास हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट के साथ कैसे कर सकते हैं बेटा। देखिए, अगर हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं ये वाले, दिस इज फर्स्ट वर्टेक्स x1 y1, दिस इज सेकेंड x2 y2, दिस इज थर्ड x3 y3। दीज 3 वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो बेटा वो होता है बेसिकली ये x1 y1, x2 y2, यहाँ पे x3 y3, और यहाँ पे हमेशा 1 1 1 ही कंसीडर करना है, ठीक है जी। अब ये बेटा प्लस माइनस का जो मैंने लगाया है उसका क्या मतलब है कि देखिए, जो एरिया है आप लोगों को पता ही है कि जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं होता। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि हम लोगों ने एरिया बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स का भी निकाला है, तो जो एरिया है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं कि जो भी एरिया आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अब अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वो नेगेटिव आता है, तो जो ये नेगेटिव है वो कंबाइन होके जो रिजल्ट आपका है एरिया का वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है जी। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के आगे ये हम प्लस माइनस का जो साइन है वो लगाते हैं, ताकि अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाए इस नेगेटिव को कंसीडर करके। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन तो है ही है, ठीक है जी। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या रहेगा, ठीक है जी। तो जो प्लस माइनस है वो हम इस एरिया के साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखे कि पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि द एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर द एरिया, ठीक है जी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब अगर वो नेगेटिव है तब भी उसको पॉजिटिव, पॉजिटिव है तब भी उसको पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस माइनस आपको ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तब भी ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वर्टेक्स, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स कंसीडर करना है, ठीक है जी। सो अगर हम देखें बेटा, हमारे पास अगर एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। अगर हमारे पास वर्टिसेस हैं 3 8 -4 और 2 5 और 1। क्लियर। ये वर्टिसेस जो हैं ये हमारे पास गिवन वर्टिसेस है, ठीक है जी। तो अगर हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है तो देखिए बेटा, हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो होगा
1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। अब देखो बेटा, अगर आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव आता है तो उसको भी पॉजिटिव करके लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस नहीं भी मेंशन करते, आप एंड में एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेते हैं और लिख देते हैं कि एरिया जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तब भी आपका जो है वोकेशन सही है। ठीक है जी, तो बस आपको ये देखना है कि ये डिटर्मिनेंट अगर नेगेटिव भी आता है तब भी हमने उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। तो अब देखो, अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूं कॉलम 3 के साथ, वैसे तो आप लोग रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 किसी भी तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको कॉलम 3 से एक्सपैंड करती हूं तो देखो क्या बनता है बेटा। सबसे पहले आपको साइंस पता होने चाहिए। इसका साइन होता है पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। ठीक है जी। अब अगर हम सबसे पहले ये 1 की बात करें तो इसका कॉलम और इसकी रो अगर छोड़ दें तो हमारे पास बचेगा बेटा -4, 5, 2 और 1। नेक्स्ट इज -1, रो और कॉलम छोड़कर 3, 8, 5 एंड 1। देन +1, 3, 8, -4 एंड 2। क्लियर? ठीक है जी। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखिए, सबसे पहले डायगनल्स, देन माइनस नॉन डायगनल्स। -4 into 1 is -4, माइनस नॉन डायगनल वाले 5 into 2 that is 10। अब नेक्स्ट इज -1, 3 -40 +1, 6 +32। अब यहाँ पे प्लस इसलिए आया बेटा, एक -4 के साथ है और एक जो माइनस है वो हम एक्सपैंड करने में लगाते हैं, तो माइनस माइनस जो है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास प्लस बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए 1 into -14, यहां पे आ जाएगा 37 पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पे बनेगा +38। सो दैट विल बिकम 61। तो 61 पॉजिटिव है, तो आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली 61/2 स्क्वायर यूनिट्स बन जाएगा। अगर यहाँ पे आंसर नेगेटिव आता तब भी हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस दोनों साइंस हैं। ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी। अब बेटा अगर हम बात करें कोलिनियर पॉइंट्स की, देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो। ठीक है, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ऐसे, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे कि ये ABC पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। अब अगर हम एरिया और कोलिनियर पॉइंट्स में रिलेशनशिप देखें तो देखो, अगर ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये कोलिनियर हैं, इनके बीच में कोई भी एरिया नहीं है, तो दैट मीन्स अगर कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो जो उनका एरिया है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा एरिया, द एरिया विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज by using determinants find the value of y for which the points 1, 3, 2, 5 and 3y are
कोलिनियर। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है जी, दैट मीन्स द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब यहाँ पे तो 0 के इक्वल ही है, तो अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव लेते भी हैं, ठीक है, तब भी वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लिखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 0 के इक्वल, यहाँ पे जाके ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 3 5 y, ये है हमारे पास। ठीक है जी, अब इसको हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है। आप कॉलम 3 के साथ भी इसको एक्सपैंड कर सकते हो, सिमिलर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। और इसके जो साइंस हैं वो क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर इसको देखो एक्सपैंड करते हैं हम लोग, सबसे पहले 1 कॉलम और रो छोड़ के यहाँ पे बन जाएगा 2 5 3 एंड y, फिर -1 कॉलम और रो छोड़ के 1 3 3 एंड y। ठीक है जी, अब अगर हम लास्ट देखते हैं दैट इज +1 1 3 2 5, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब डायगनल्स माइनस नॉन डायगनल्स, 2y माइनस क्या बन जाएगा 15, 2y माइनस 15, और यहां पे -1 y माइनस 9 +1 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखिए क्या बनेगा, 2y माइनस 15 -1 y प्लस 9 और -1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2y माइनस 1y इज y, -15 plus 9 minus 1 is equals to 0. That means it will become this 16 minus 9. तो जो y की वैल्यू है बेटा वो क्या बन जाएगी हमारे पास 7। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, तो अगर आपके पास पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो जो उसका डिटर्मिनेंट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो क्या किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो उससे हम ऐसे अननोन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड वैल्यूज ऑफ k, फाइंड वैल्यूज ऑफ k if the area of triangle is 4 square units and जो vertices हैं बेटा वो vertices हैं हमारे पास k, 0 4, 0 and 0, 2, ये 3 vertices है हमारे पास। ठीक है जी, तो देखिए अब हमारे पास जो एरिया है दैट इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। क्लियर, दैट मीन्स जो एरिया है हमारे पास वो है, देखिए वर्टिसेस अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 दैट इज इक्वल्स टू 4, और वी कैन राइट 1/2 k 4 0 0 0 2 1 1 1 इज इक्वल्स टू +-4।
वन एंड द सेम थिंग। ठीक है जी। तो जो एरिया है वो क्या है हमारे पास 1/2 डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। यहां से आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। सपोज हम फर्स्ट रो से कर रहे हैं k 0 और 1 से। ठीक है जी। तो साइंस क्या है, प्लस माइनस और प्लस। क्लियर। देखिए अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो k की जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो वैल्यूज क्या बनेंगी, देखिए। हाँ जी, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, वी आर एक्सपेंडिंग बाय रो 1। क्लियर। तो जो 1/2 है वो स्टार्टिंग फ्रॉम k, रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो। ठीक है जी। उसके बाद बेटा देखो 0 है तो 0 वाले को टर्म को लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना अदरवाइज आप 0 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1। ठीक है जी। और दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। क्लियर। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले डायगोनल एलिमेंट्स फिर माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो k 0 माइनस 2, यहां पे आएगा 8 माइनस 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ठीक है जी। तो बेटा यहां पे बन गया, देखिए -2k, अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और नीचे जो बाहर वाला 2 है वो भी साथ में लगाते हैं और सेम यहां पे, तो दैट विल बिकम -k प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ठीक है जी। तो जो k की दो वैल्यूज हैं बेटा वो क्या बनेगी, देखो, एक बारी +4 एक बारी -4। तो यहां से जो वैल्यू है k की वो आएगी 0, 4 माइनस 4, और यहां से जो वैल्यू है दैट विल कम 8। तो k की जो दो वैल्यूज हैं हमारे पास वो क्या बनेंगी, 0 एंड 8। तो बेटा अगर हमारे पास कभी भी एरिया गिवन हो और हमने किसी भी अननोन वेरिएबल की जो वैल्यू है दैट वी हैव टू कैलकुलेट, तो आप लोग उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो था बेटा हमारा टॉपिक कि अगर हमारे पास हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, कैसे उसको यूज करते हैं वो चीज हम पढ़ेंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। हाँ जी। सो नाउ आर प्रॉपर्टी 1। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 1 की। अब प्रॉपर्टी 1 में बेटा क्या है कि अगर हम रोज को कॉलम्स बना दें, डिटर्मिनेंट जो हमारे पास गिवन डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड आउट करना है जिसका, उसकी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दे, तो जो डिटर्मिनेंट की बेटा वैल्यू है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। दैट मीन्स अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बोले, जैसे हम क्या करते थे, ट्रांसपोज करते थे, ठीक है, लेकिन उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे, इसको अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। अगर हम रोज को कॉलम्स, कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें तो जो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। ठीक है जी। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unaltered by interchanging its rows and columns। अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो सेम रहती है। बेटा इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। क्लियर। तो अगर हमने आपको कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू अगर क्लियर करें हम,
तो एग्जाम्पल के थ्रू हम बेटा ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सिंपल कोई डिटर्मिनेंट है, देखिए डेल्टा में कोई डिटर्मिनेंट का नाम ले रही हूं बेटा 2 4 3 6, ये सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूं मैं 2x2 की। आप 3x3 की भी एक कंसिडर करके देख सकते हो और जो डिटर्मिनेंट है वो सेम ही आएगा। ठीक है जी, तो ये तो मैंने पहले जो इक्वेशन है हमारे पास, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो देखो 6 2 से 12 माइनस 12, तो ये क्या बन गया 0। क्लियर। अब मैं डेल्टा डैश ले रही हूं बेटा, अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। ये जरूरी नहीं है बेटा 0 है, ये एग्जाम्पल ही इस तरीके की थी कि 0 आ गया। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तो आपका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हमेशा सेम आएगी जब हम रोज और कॉलम्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। और इन द बेसिक फॉर्म अगर आपको मैट्रिक्स में याद है, तो जैसे ट्रांसपोज करते थे वैसे अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है जी, तो ये है आपकी प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 क्या है, देखिए इफ 2 एडजेसेंट रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड then the sign of determinant is changed। बेटा इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट रोज या कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे रो 1 को रो 2 में कर दिया, रो 2 को रो 1 में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट रिक्वायर्ड आएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग 2 रोज और कॉलम्स, वो क्या आएगा विद द चेंज ऑफ साइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, रो 1 को रो 2 बना दिया, रो 2 को रो 1 बना दिया। ठीक है, तो अगर हमने ये डिटर्मिनेंट लिए इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो वो विद द चेंज ऑफ साइन, साइन चेंज होके उसके साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करें तो देखिए एग्जाम्पल बेटा हमारे पास क्या बनेगी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डिटर्मिनेंट, देखिए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है 6 0 4 1 5 माइनस 7। बेटा मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इसका डिटर्मिनेंट, आप लोगों को आता ही है कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है। तो बेटा इसकी जो वैल्यू है ना वो हमारे पास -28 आएगी इस डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो जो अभी हमने प्रॉपर्टी सेकंड जो है वो पढ़ी है, उसमें क्या है कि अगर हम एडजेसेंट दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ना इंटरचेंज करती हूं सेकेंड रो और थर्ड रो, तो डेल्टा डैश में ले रही हूं। जब मैंने इंटरचेंज कर दिए तो ये R2 जो है वो R3 बन गया, जो R3 है वो R2 बन गया। ठीक है, अब जब आप इस डिटर्मिनेंट को बेटा सॉल्व करोगे ना तो इसकी जो वैल्यू है दैट विल कम 28। चेंज ऑफ साइन का मतलब देखो ये -28 है, वैल्यू वही आएगी 28, लेकिन विद द चेंज ऑफ साइन। मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो चेंज ऑफ साइन आएगा हमारे पास अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो एडजेसेंट रोज या कॉलम्स को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ठीक है जी, तो दिस वाज द प्रॉपर्टी सेकंड। नाउ मूविंग टू प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है बेटा कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स, दो रोज या दो कॉलम्स कुछ भी हो सकता है,
अगर वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम है वो, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है बेटा वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो उसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है जी। एंड दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन प्रॉपर्टी। If two rows or columns of a determinant are identical, then its value is 0। ठीक है जी। तो आइडेंटिकल मतलब अगर वो क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें कोई भी एग्जाम्पल, तो देखिए अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 3 6 2 4 9 1 3 6। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। तो इसकी जो डायरेक्टली वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है। तो प्रॉपर्टी थर्ड में क्या है कि अगर कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी बेटा, 0 के इक्वल आएगी। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारी, दैट इज स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। दैट इज स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी एंड दिस इज द प्रॉपर्टी फोर्थ। प्रॉपर्टी फोर्थ, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। अब ये स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी है क्या बेटा? स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी का मतलब बेटा जैसे हम मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, कि अगर कोई भी स्केलर वैल्यू है k, अगर हम उसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होती थी। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में बेटा ऐसा नहीं है। अगर हम कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होती है। ठीक है जी। मतलब अगर आपको 5 को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो 5 पूरे डिटर्मिनेंट के साथ नहीं होगा, वो सिर्फ फर्स्ट रो के साथ ही होगा। अगर आपको 5 तीनों रोज के साथ करना है तो आपको 5 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 फॉर फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो। तो दैट मीन्स वहां पे 125 जो है वो डिटर्मिनेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें चाहिए कि पूरी तीनों रोज के साथ जो है वो स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए। तो डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा होता है कि कोई भी स्केलर जो है वो एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी। तो ये स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a scalar k, then its value gets multiplied by scalar k। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो। ठीक है। अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ हमें स्केलर मल्टीप्लाई करना है k, तो देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय स्केलर k। तो मतलब अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ हमने कोई भी k मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट का, तो जो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ k के साथ मल्टीप्लाई होगी। दैट मीन्स देखिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास डेल्टा कोई भी है जिसमें हमारे पास वैल्यूज हैं, सपोज A1, B1, C1, A2, B2, C2,
A3 B3 C3। ठीक है जी, तो ये है डेल्टा हमारे पास। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा डेल्टा डैश की, और यहां पे ना फर्स्ट रो के साथ जो K है वो मल्टीप्लाइड, ठीक है जी। तो बेटा जो ये डेल्टा डैश है वो किसके इक्वल होगा, K इंटू डेल्टा। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स होती और ऐसे K होता तो वो जो मैट्रिक्स है पूरी उसके साथ ही K हर एक रो या हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता। लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ एक रो के साथ K मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो अगर यहाँ से K जो है हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन की तरह लिखते हैं तो ये सिर्फ पूरी जो डिटर्मिनेंट है उसके साथ K मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसका मतलब है ये K जो है ये किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के साथ है सिर्फ। ठीक है, तो बेटा अगर यहाँ पे भी K लिखते हम सेकंड रो के साथ भी, थर्ड रो के साथ भी, तो यहाँ पे K की बजाय K क्यूब आएगा क्योंकि वो तीनों रोज के साथ है। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन सिर्फ एक रो या एक कॉलम के साथ होती है। अगर तीनों के साथ K करना है तो दैट विल बिकम K क्यूब। ठीक है जी, तो दिस इज आवर प्रॉपर्टी फोर्थ ऑफ स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, सो बेटा ये थे हमारी अभी पहली 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिटर्मिनेंट की। और आज हमने किया एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will continue these properties and we will do illustrations regarding these properties. For that period of time revise all these properties, क्योंकि हम ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम हमारी एग्जाम्पल्स में जो है वो अप्लाई करेंगे। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आज की हैं उनको दोबारा से रिवाइज कीजिए और क्लियर करिए अपने कंसेप्ट्स। ठीक है जी, सो दिस वाज योर लेक्चर, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।